दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा। यह महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए मायने रखता है क्योंकि इस देश की राजनीति से उम्मीद खो चुके लोग और जो भी आस राजनीतिक व्यवस्था को लेकर है उनको लेकर ही सवाल है, या फिर इस देश की राजनीति और दूसरी तरफ आंदोलन से लेकर कोई उम्मीद और कोई आस जो पाले हुए हैं उनको लेकर भी सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यही हो चला है, क्या इस देश के भीतर में वाकई कोई आंदोलन इतना बड़ा हो सकता है कि वह अपने तौर पर राजनीति को मत कर रख दे। और मथने का मतलब है कि उसके अपने उम्मीदवार, उसकी अपनी पार्टी, उसके अपने प्रचार के तरीके, बूथ मैनेजमेंट उसका अपना वोटरों तक पहुंचने का रास्ता, उसके जरिए जिस विचारधारा को भारत के सिस्टम का हिस्सा बनाने की सोच होगी, दरअसल उसी लाइन पर वह आंदोलन राजनीति में अंदर आता चला जाएगा। क्या वाकई ऐसी स्थिति संभव इस देश के भीतर में हो सकती है? हमें लगता है कि शुरुआत में इसी बात का जिक्र किया जाए। क्या इस देश में चल रहा किसान आंदोलन, जो कि लगभग अब 4 महीने तक चल पड़ा है और आने वाले वक्त में कितने दिन यह और चलेगा कोई नहीं जानता है, लेकिन इस बीते 4 महीने के दौर में क्या आपके भीतर एक वक्त भी यह सवाल उठा कि अगर इस देश का किसान तय कर ले कि उसे राजनीति को बदल देना है तो वह बदल देगा? लेकिन 4 महीने से किसान उसी सरकार की तरफ, उसी सत्ता की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं जिस सत्ता और सरकार की जरूरत एक ऐसा बाजार है जिसमें किसान फिट कहीं से नहीं बैठता है, जिसकी अर्थव्यवस्था की जरूरतें किसानों से जुड़ी हुई नहीं है। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कृषि अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार की जो बाजारवादी सोच है उसमें भारत का किसान कहीं फिट बैठता ही नहीं है। फिर भी किसान आंदोलन लगातार कह रहा है 3 कानूनों को रद्द कीजिए, एमएसपी को आप कानून बना दीजिए। यह संभव है क्या? और यहीं से एक दूसरा सवाल निकलता है, तो फिर किसान आंदोलन क्या बेअसर हो चला है या किसान आंदोलन का कोई असर सरकार पर नहीं है? ये दोनों सवाल आपस में जुड़े हुए हैं। हालांकि आंदोलन के स्थल पर जब आप जाइएगा, जो दिल्ली की सीमा पर मौजूद है, चाहे वो सिंधी बॉर्डर हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर का बॉर्डर हो, वहां पर अब प्लास्टिक की छतें हटने लगी हैं, छप्पर आने लगे हैं। गर्मी से सामना करने के लिए कूलर भी आ रहे हैं, कुछ पंखे भी आ गए हैं। लगातार लंगर चल रहा है और लंगर भारत का एक ऐसा सच है जो कि मोहल्ले में भी कहीं लंगर हो जाए तो एक कतार आपको नजर आएगी, जो बड़ी तादाद में लोग उस लंगर में भोजन खाने पहुंच जाते हैं। गुरुद्वारों के लंगर में भी लोग पहुंचते हैं। तो इसका मतलब एक बहुत साफ है, इस देश की जरूरत भूख है और भूख से 2-2 हाथ करते हुए लोग लंगर तक पर जा टिके हैं। और किसान आंदोलन चूंकि अन्नदाताओं का आंदोलन है तो वहां पर अन्न की कमी नहीं होगी, यह भी सच है। लेकिन अन्न की कमी नहीं होगी, लगातार लंगर चलते रहेंगे, लगातार वहां पर लोगों का जमावड़ा अपने अपने स्तर पर लगातार चलता रहेगा, होता रहेगा। तो क्या यह भारत की राजनीति को बदलने की ताकत रखते हैं? या फिर एक लंबे वक्त के बाद, आज 4 महीने हुए हैं, कल 5 महीने होंगे, परसों 1 साल होगा, तो क्या यह पूरी परिस्थिति जो है भारत की सियासत को पलट देगी? सच क्या है? हमें लगता है कि क्या वाकई किसान अगर राजनीतिक तौर पर आंदोलन को अपने शक्ल में पैदा करते हुए इस देश की सियासत को बदलने की दिशा में ले जाए तो क्या भारत का वोटर उसे वोट देना शुरू कर देगा? क्या हर कोई जुड़ता चला जाएगा, इस क्राइसिस को मानेगा कि यह देश किसानी से ही जीवित है और किसानी पर टिके हुए एक बड़ी तादाद जो है उनका रोजगार भी ना खत्म हो जाए, उनके सामने भी संकट ना आ जाए? यह पूरा देश सोचने लगेगा क्या? भारत दुनिया की कतार में सबसे कम सब्सिडी देने वाले देशों में आता है। भारत दुनिया के कतार में किसानों को सबसे कम रियायत देने वालों की कतार में आता है। और दुनिया के विकसित देशों में भी जब टैक्स पेयर का पैसा किसानों में बांटा जाता है तो टैक्स पेयर कहीं से शोर नहीं करता, हंगामा नहीं करता। और भारत के भीतर में सबसे ज्यादा टैक्स लेकर सत्ता अपनी राजसी ठाट बाट पर पैसे को उड़ा देती है। तो इस देश के भीतर में आंदोलन का सच क्या होगा, आंदोलन की दिशा क्या होनी चाहिए? और खास तौर से तब जब सरकार का अपना सिस्टम और इस देश की अर्थव्यवस्था का ढांचा किसानों के लिए अनुकूल है ही नहीं और माना ही नहीं जाता है और कोई मानने को तैयार ही नहीं है। और ऐसा क्यों है? हमें लगता है इसको 2-3 स्तर पे आज हम लोगों को समझने की जरूरत है। शुरुआत इसी बात से की जाए कि किसान दुनिया में, भारत का किसान सबसे ज्यादा
उत्पादन की दृष्टि से जाना जाता है, लेकिन किसानों को सबसे कम आय भारत में ही होती है। यह भी भारत का एक सच है। शुरुआत इसी बात से करते हैं कि भारत के भीतर में जो सारे अनाजों को मिला दीजिएगा तो एक साल में उसका जो औसत निकल कर आएगा वो आज की तारीख में बीते 4-5 और आने वाले वक्त में 3-4 साल को आप मिला दीजिए तो लगभग वो आएगा 30 करोड़ टन अनाज भारत एक साल में उपजाता है। 30 करोड़ टन भारत एक साल में उपजाता, यह जहन में रखिए। जो गोडाउन्स हैं, जो एफसीआई के गोडाउन हैं और जो सारे गोडाउन्स हैं, उन सारे गोडाउन्स में अनाज रखने की ताकत 7 करोड़ 74 लाख टन है। 30 करोड़ में से 7 करोड़ 74 लाख टन ही गोडाउन्स में रखा जाता है। अब यहां पर है कि अगर उतना अनाज भारत सरकार ने खरीद लिया और गोडाउन्स में रख दिया, और इसके पैरेलल में एक सवाल आता है कि भारत राशन कार्ड से भी तो अनाज पूरे देश में बांटता है, इसीलिए एफसीआई एमएसपी पर अनाज लेती है। और जिस एमएसपी को कानून बनाने का जिक्र किसान कर रहे हैं, तो वो कितना अनाज अपने यहां रख पाएगी और कितना राशन कार्ड के जरिए यानी पीडीएस सिस्टम के जरिए बंटता है, या फिर महामारी के दौर में जो 8 महीने तक सरकार ने मुफ्त अनाज बांटा है, जिस बात का जिक्र किया, कितना बटा यह अलग मसला है, जो ऐलान किया गया, उतना अनाज भी अगर साल दर साल या हमेशा के लिए सरकार देने भी लगे तो भी स्थिति क्या होगी। तो आपको जानकर हैरत होगी कि राशन कार्ड से दिए जाने वाला अनाज या महामारी के दौर में सरकार ने जो अपने तरीके से गरीब कल्याण योजना चलाई, पहले 3 महीने की फिर 5 महीने की, अब अगर उसको पूरे साल नहीं बल्कि हमेशा के लिए कह दिया जाए हाँ हम अनाज बांटते रहेंगे 80 करोड़ लोगों को, तो भी जितना अनाज खर्च होगा, राशन दुकान में जितना अनाज खर्च होगा, गोडाउन्स में जितना अनाज रखा जाएगा, उसके अलावे भी अनाज इस देश में पैदा होता है, वो अनाज फिर प्राइवेट हाथों में जाता है। तो आइए पन्नों को पलट रहे हैं। उत्पादन खुद होता है कुल मिला के 30 करोड़ टन। एफसीआई और सारे गोडाउन्स को मिला के अनाज रखने की कैपेसिटी है 7 करोड़ 74 लाख टन। भारत में कुल राशन कार्ड हैं तकरीबन 23 करोड़ 18 लाख 46 हजार 416। 23 करोड़ के लगभग राशन कार्ड है। प्रति व्यक्ति अनाज जो मिलता है, जो अंत्योदय योजना या कहें जो बीपीएल परिवार जो होते हैं, उनको 5 केजी अनाज मिलता है प्रति व्यक्ति। एक राशन कार्ड के हिसाब से अगर हम लगाना शुरू करें तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रति व्यक्ति 5 केजी, और माना जाता है भारत में कि हर परिवार में 5 लोग होंगे, पति पत्नी और 3 बच्चे, या फिर उनके माता पिता और एक बच्चा, इस रूप में माना जाता है। 5 सदस्यों का एक परिवार लिया जाता है। 23 करोड़ राशन कार्ड के हिसाब से अगर 35 किलो अनाज, हालांकि जो बीपीएल परिवार के नीचे होता है उन्हें 15 केजी अनाज ही दिया जाता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि सबको आप 35 केजी अनाज दे डालिए इस 23 करोड़ राशन कार्ड के जरिए, तो एक महीने में आप 811 करोड़ केजी अनाज बांट रहे हैं। एक टन में होता है 1000 किलो। 811 करोड़ केजी अगर एक महीने में अनाज बांट रहे हैं आप, तो इसको जब आप एक टन में कन्वर्ट कीजिएगा तो यह हो जाएगा 81 लाख टन। एक महीने में 81 लाख टन हो रहा है। एक महीने में आप अनाज बांटते हैं राशन दुकान के जरिए, और पूरे साल में अगर इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा तो होता है 972 लाख टन। 972 लाख टन आपने राशन दुकान के जरिए बांटा। हर साल बांटते हैं। अनाज कितना हो रहा है? 30 करोड़ टन। बांट कितना पा रहे हैं? 972 लाख टन। अब इसमें गरीब कल्याण योजना को भी जोड़िए, जो कि महामारी के दौर में पहले 3 महीने में 120 लाख टन बांटा गया, उसके बाद 5 महीने में 203 लाख टन बांटा गया, और अगर इसको दोनों को मिला दीजिए और उसमें बाकी भी 4 महीने और जोड़ दीजिए कि पूरे साल अगर सरकार जो अनाज बांट रही थी 5-5 केजी, उसको जोड़ते चले जाइए तो 12 महीने में कुल सरकार को बांटना पड़ेगा 487 लाख टन। यानी अंत्योदय यानी राशन कार्ड के मातहत 35 केजी का अनाज देना और गरीब कल्याण योजना के तहत छूट फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज देना 487, इन दोनों को मिला दीजिएगा तो यह लगभग बनता है 1459 लाख टन। यानी लगभग 1500 लाख टन
बन रहा है। लेकिन अनाज कितना होता है भारत में? फिर से आइए, हमने आपसे जिक्र किया था 30 करोड़ टन। इसको अगर लाख टन में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? लगभग 3000 लाख टन। लेकिन आप अंत्योदय योजना और गरीब योजना में अनाज इसका आधा ही बांट पा रहे हैं। 3000 का आधा यानी 1500, हालांकि 1500 से भी एक्यूरेसी में कम है, 1459 लाख टन। अभी भी आपके पास आधा अनाज बचा हुआ है जो किसान उपजाता है। एफसीआई गोडाउन को इसमें जोड़ दीजिए। जो एफसीआई गोडाउन में अनाज जाता है वह लगभग, हमने शुरू में ही आपको जानकारी दी कि 774 लाख टन। हमने इसको करोड़ में कन्वर्ट किया था, 7 करोड़ 74 लाख टन। यानी इस तीनों को जोड़ दीजिए, अंत्योदय योजना, गरीब कल्याण योजना और एफसीआई गोडाउन प्लस प्राइवेट गोडाउन, सबको मिला के अनाज 2233 लाख टन और 3000 लाख टन अनाज हो रहा है। अभी भी आपके पास बहुत अनाज बचा हुआ है और इतने बचे हुए अनाज का मतलब यह है कि जितना बचा हुआ है वो लगभग इस देश के भीतर में प्राइवेट सेक्टर के हाथ में अनाज जाएगा, क्योंकि लगभग 750 लाख टन अनाज अभी भी बचा हुआ है। सरकार क्या जो अनाज खरीदती है उसकी भी सरकार एक कीमत बताती है, जो इस दौर में भी सरकार ने अपने तौर पर बताई जरूर, और सरकार ने बताया कितना खर्च हमको पड़ रहा है इस पे। अगर मान लीजिए हम उसको भी जोड़ना शुरू कर दें कि सरकार कितना खर्च इस अनाज पे करेगी। राशन कार्ड से अनाज बेच रही है, उसमें सस्ते में अनाज बेच रही है, उसका सरकार पे कितना बोझ पड़ता है। अंत्योदय योजना, गरीब कल्याण योजना में सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, उससे कितना बोझ पड़ता है। एफसीआई और तमाम गोडाउन्स में जो अनाज रखती है उस पर सरकार का कितना बोझ पड़ता है, क्योंकि एफसीआई भी आज की तारीख में लगभग 3.5 लाख करोड़ के घाटे पर चल रहा है। इन सारी चीजों को जरा जोड़ना शुरू कीजिए। सरकार ने जो गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज बांटना शुरू किया तो उसमें सरकार के ऊपर जो बोझ पड़ा, 5 महीने की जानकारी सरकार ने दी कि हम पे लगभग 90,000 करोड़ का बोझ पड़ा है। उसी लिहाज से जब आप निकालना शुरू करेंगे तो गरीब कल्याण योजना के तहत अगर सरकार इस देश में हर बरस फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज देना शुरू कर दे, जो महामारी के दौर में दिया गया, तो सरकार पर पूरा बोझ पड़ता है 2,16,000 करोड़ का, यानी प्रति महीने 18,000 करोड़ का सरकार पर बोझ पड़ेगा। 18,000 करोड़ का मतलब है कि एक महीने में सरकार ने 40 लाख टन अनाज बांटा इस गरीब कल्याण के तहत। अब यहां पर एक दूसरा सवाल है, अगर आप पीडीएस सिस्टम से जो सरकार पर बोझ पड़ता है वो हर महीने में सरकार तकरीबन 81 लाख टन अनाज बांटती है और 12 महीने में 972 लाख टन बांटती है। अगर पीडीएस सिस्टम को भी फ्री कर दीजिए, अगर आपने पीडीएस सिस्टम में भी फ्री कर दिया, यानी 2 और 3 रुपए नहीं लेने की स्थिति में अगर आप आ गए, तो जो गरीब कल्याण योजना में लगभग आप बांट पा रहे हैं 487 लाख टन और राशन कार्ड के जरिए बांट पा रहे हैं अंत्योदय योजना को मिला के हिसाब से लगभग 972 लाख टन, यानी 2,16,000 का भार आप पर गरीब कल्याण योजना का, और आप पर इसका ठीक दुगना लगभग 4,32,000 करोड़ का आप पर पीडीएस सिस्टम का बोझ अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। आप 2 और 3 रुपया वसूल नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं, यानी इस देश को अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट अगर सरकार देती है तो सरकार 6 लाख, लगभग 6.5 लाख करोड़ का सरकार पर बोझ पड़ेगा। 6.5 लाख करोड़ में यह देश फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन कर सकता है, अतः भोजन मिल सकता है। जो सरकार का दावा है कि हमने तो महामारी के दौर में जो प्रवासी मजदूर थे फ्री ऑफ कॉस्ट 80 करोड़ लोगों को बांटा है, तो इससे बेहतर तो दुनिया में कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। और हम तो यहां कह रहे हैं कि राशन दुकान से मिलने वाले अनाज को भी आपने फ्री कर दिया, तो भी आप पर बोझ प्रति साल का पड़ेगा लगभग 6.5 लाख करोड़ का। 6.5 लाख करोड़ का बोझ अगर पड़ रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत सवाल, 1-2 नहीं कई सवाल आएंगे। 6.5 लाख करोड़, इतना फायदा तो आप एक झटके में कॉर्पोरेट्स को दे देते हैं, इंडस्ट्रीज को दे देते हैं। बैंकों का एनपीए तो इसके दुगना हो गया है और जो रिटर्न ऑफ किया गया है वह भी इससे ज्यादा आपने माफ कर दिया है। तो आपके लिए तो यह बड़ी छोटी सी रकम होनी चाहिए, यकीनन बहुत छोटी सी रकम है। अगर सरकार उस मायने में देखना शुरू करे जो वो कॉर्पोरेट को लाभ दे देती है, क्योंकि एक झटके में टैक्स कटाती है तो कॉर्पोरेट को लाभ लगभग 1.5 लाख करोड़ का हो जाता है।
रिटर्न ऑफ जब करना शुरू करती है तो उसका जब हम लोग एवरेज निकालते हैं तो वो लगभग 1 लाख करोड़ जो है हर बरस कमोवेश रिटर्न ऑफ सरकार करती चली जा रही है। हालांकि कभी 2 लाख करोड़ कर दिया, कभी 80,000 करोड़ किया, ये अलग अलग तरीके हैं, लेकिन फिर भी 6.5 लाख करोड़ में इस देश में जितना अनाज किसान उपजाता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार अगर बांटे तो सरकार पर बोझ पड़ेगा 6.5 लाख करोड़ का। अब यहां से एक दूसरा सवाल शुरू होता है कि सरकार जो बता रही है कि हमारे ऊपर इतना बोझ पड़ेगा, हमने उसकी भी कीमत निकालनी शुरू की। और उसकी कीमत निकालने का तरीका यह था कि सरकार ने खुद बताया था गरीब कल्याण योजना में उस पर कितना बोझ पड़ेगा। 5 महीने का उसने 90,000 करोड़ बताया था, हमने उसको 12 महीने में जब कन्वर्ट किया तो 2,16,000 करोड़ का आया और कुल मिला के 487 लाख टन आया। 1 टन पे जो खर्चा आ रहा है वो तकरीबन 450 करोड़ का आ रहा है। 1000 केजी 1 टन में होता है। इस लिहाज से जब निकालना शुरू कीजिएगा तो लगातार होते होते जब आप 1 केजी पर पहुंचिएगा तो पता चलेगा सरकार 45 रुपए प्रति केजी एक अनाज का कीमत रख रही है। सरकार अपने तौर पर 45 रुपए प्रति केजी अनाज, उसमें चावल, गेहूं, सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है हमने, क्योंकि अनाज ओवरऑल बांटा जाता है, जो भी राशन दुकान से मिल रहा है उसको मिला के दिया जा रहा है। अब आपके जहन में एक दूसरा सवाल होगा कि किसान से सरकार कैसे खरीदती है। जो धान खरीदती है वो 1,865 रुपये है, यानी 1,865 रुपये है। उसमें से ये मानकर चलिए कि 60% ही चावल निकलता है। उसके लिहाज से भी कीमत देखिएगा तो 25 रुपये के आगे कीमत जाएगी नहीं चावल की। जो गेहूं खरीदती है वो 1,925 रुपये का खरीदती है प्रति क्विंटल, यानी 100 केजी। उसके हिसाब से अगर आप जोड़ना शुरू कीजिएगा तो प्रति केजी सरकार भी जो दिखा रही है वो 45 रुपये दिखा रही है। और यहाँ पर चावल और गेहूं खरीदने की स्थिति में सरकार 20 से 25 रुपए के बीच में किसानों से खरीद रही है। वो अगर एमएसपी के दायरे में जिक्र कर रहे हैं, उस एमएसपी को कानून बनाने में भी सरकार नहीं बना पा रही है, क्योंकि इस देश में अनाज बहुत होता है, पहली बात। दूसरी बात, दुनिया के बाजार में भारत की तुलना में अनाज सस्ता हो चला है। अब यहां पर एक दूसरी बात आपको बताते हैं कि अगर भारत सरकार यह सोच ले कि हम किसानों का अनाज नहीं लेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम एमएसपी पे लेंगे ही नहीं, तो जो बाहर से अनाज सरकार खरीद कर लेकर आएगी और उस अनाज को यहां के किसानों से ना खरीदते हुए पीडीएस सिस्टम में बांट देगी। अगर उस अनाज को वह इसी तरीके से गरीब कल्याण योजना में बांटना शुरू कर देगी तो सरकार पर कुल खर्चा जो आएगा, आज की तारीख में दुनिया के बाजार में जो अनाज है वह 6.5 लाख करोड़ की तुलना में लगभग 5,80,000 करोड़ का, यानी 6 लाख करोड़ से कुछ कम का ये बैठता है। सरकार के लिए बहुत आसान है और दुनिया के लिए भी बहुत आसान है। उन देशों के लिए जहां जहां दुनिया के बाजार से अनाज मंगा लीजिए, अपने देश को छोड़ दीजिए। लेकिन यहीं से बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि दुनिया के किसी भी देश में किसानों को सब्सिडी दी जाती है, किसानों को रियायत दी जाती है, और भारत उस कैटेगरी में कहीं फिट नहीं बैठता है। भारत में ना तो सब्सिडी उस तुलना में फिट बैठती है, ना किसानों की आय उस तुलना में बैठती है फिट। अब सवाल है कि सरकार के लिए क्या किसान का आंदोलन इसीलिए बेअसर है? हो सकता है सरकार ये आंकड़े अपने तौर पर जुगाड़ करके समझ पा रही हो, हाँ इसलिए तो हो सकता है और हम ऐसी व्यवस्था तो कर लेंगे, क्योंकि अनाज ही तो बांटना, और राज्यवार जब राजनीति कर सकते हैं तो अनाज बांटने में क्या दिक्कत है। अगर आप इसकी और माइन्यूट स्थिति में जाना चाहते हैं तो यह भी समझिए कि 3 तरह के राशन कार्ड, एक सामान्य राशन कार्ड जो कि इस देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को अनाज देता है, एक है नीम अनाज कार्ड, इसको कहते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बराबर अनाज मिले या आपको अधिक की पात्रता हो, इसमें तकरीबन 9 करोड़ लोग आते हैं। एक होता है लीन, इसमें जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से कम की पात्रता वाले लोग आते हैं, ये तकरीबन 5 करोड़ लोग हैं, और कुल मिलाइएगा तो 95 करोड़ लोग इस दायरे में आते हैं जो राशन कार्ड के जरिए जिन तक ये अनाज पहुंच पा रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा राशन कार्ड पश्चिम बंगाल में है, 5 करोड़ 63 लाख के लगभग में। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है 3 करोड़ 53 लाख के लगभग में। फिर बिहार आता है 1 करोड़ 63 लाख लोगों के पास राशन कार्ड है। फिर महाराष्ट्र आता है 1 करोड़ 46 लाख लोगों के पास। मध्य प्रदेश आता है 1 करोड़ 46 लाख महाराष्ट्र है, 1 करोड़ 17 लाख मध्य प्रदेश है, 1 करोड़ 24 लाख कर्नाटक है, 1 करोड़ 5 लाख राजस्थान है, 1 करोड़ लगभग तमिलनाडु है।
पंजाब और हरियाणा में राशन कार्ड से बहुत कम लोग के पास अनाज जाता है। पंजाब में लगभग 35 लाख, हरियाणा में लगभग 26 लाख, और छत्तीसगढ़ में 52 लाख जो कि धान का कटोरा है, और झारखंड में लगभग 57 लाख जहां पर ट्राइबल्स की स्थिति ज़्यादा है। हम इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग जगहों पर राशन के जरिए अनाज लेने वालों की संख्या में भी आप उथल पुथल देख रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनसंख्या और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में दुगने का अंतर है। लेकिन राशन कार्ड के हिसाब से आइएगा तो पश्चिम बंगाल में 5,63,00,000 लोगों के राशन कार्ड है और उत्तर प्रदेश में 3,53,00,000 है। बिहार में तो घट गया। बिहार और वेस्ट बंगाल की जनसंख्या अगर एक साथ जोड़िएगा तो फिर जितना बिहार और उत्तर प्रदेश में मिलाकर राशन कार्ड है कमोवेश, उतना ही राशन कार्ड पश्चिम बंगाल में अकेले है। ये सियासत को साधने में सरकार के लिए क्या मुश्किल होगी? बहुत आसानी की बात है। लेकिन यहीं से एक दूसरा सवाल शुरू होता है कि नई स्थिति ये हो गई है कि किसानी पर टुके हुए लोगों की संख्या चाहे इस देश में सबसे ज़्यादा हो, लेकिन दूसरा सच यह है कि किसानी छोड़ने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। और इसका भी एक एनालिसिस, एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है। इस रिपोर्ट में बहुत साफ कहा गया कि देखिए, जो किसान और किसानी से जुड़ा सेक्टर है, जीडीपी में उसका योगदान 18% से ज़्यादा नहीं है, और किसानी पर सीधे जो रोजगार कर रहा है वो लगभग 40% है इस देश का। लेकिन नई पीढ़ी खेती करने को तैयार नहीं है। उसको लगता है कि इतनी मेहनत में शहर में ज़्यादा कमाई होगी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी प्रोजेक्ट से जुड़ जाए, वो सड़क बनाने से जुड़ जाए, पुल बनाने से जुड़ जाए, कहीं ड्राइवरी कर ले, कहीं क्लीनर हो जाए, कहीं किसी की नौकर चाकरी कर ले, कहीं निजी सुरक्षा कंपनी के तौर पर नियुक्त हो जाए। कमाई उसकी किसान से ज़्यादा है। यानी किसान परिवार से निकला हुआ व्यक्ति अगर पढ़ लिख कर कहीं बेहतरीन जगह पर नहीं जाएगा तो वो शारीरिक श्रम करते हुए भी किसानी से ज़्यादा पा सकता है। उसी का असर है कि 2005 में 20 साल से लेकर 59 साल तक की बीच में, जिसको हम लोग प्राइम वर्किंग एज कहते हैं, यही काम करने का साल होता है, 2004-05 में लगभग 40% लोग किसानी से अगर जुड़े हुए थे इस उम्र के लोग, तो लगभग आज की तारीख में 23% लोग, 2019 तक का डाटा हम बता रहे हैं, इतने लोग कम हो गए। और दूसरी स्थिति ये आ गई है कि जो मीडियम एज मानी जाती थी वह 2004 में 35 साल मानी जाती थी, आज वो लगभग 40 साल मानी जाती है। लेकिन इसके आगे का सवाल है, अलग अलग राज्यों में लगातार किसानों की तादाद, उनका परसेंटेज कम होते चला जा रहा है जो खेती से जुड़कर किसानी मजदूरी करे। मसलन पंजाब में ही ले लीजिए तो 2004-05 में 33% लोग जुड़े हुए थे, आज की तारीख में सिर्फ 12% लोग जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश में 40% लोग जुड़े थे, आज की तारीख में सिर्फ 23% लोग जुड़े हैं। और जो खास तौर से ऐसे राज्य हैं जिन्हें गरीब भी कहा जाता है, किसानी की दृष्टि से उनको बेहतर भी माना जाता है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर टिके हुए स्टेट माने जाते हैं, उसमें मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश में 2004-05 में 51% लोग खेती से जुड़े थे, आज की तारीख में वो घटकर 35% हो गया। उड़ीसा में 42% जुड़े थे, आज की तारीख में वो घटकर 24% हो गया। 2004-05 और 2018-19 हम बता रहे हैं। राजस्थान में 47% तब जुड़े हुए थे, आज 31% जुड़े हुए हैं। बिहार में 42% तब जुड़े हुए थे, आज की तारीख में वहाँ सिर्फ 20% लोग जुड़े हुए हैं। गुजरात में 42% जुड़े हुए थे तब, लेकिन आज वहाँ सिर्फ 23% जुड़े हुए हैं। जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, पश्चिम बंगाल, 28%, 28.5% लोग 2004-05 में एग्रीकल्चर इकोनॉमी से जुड़े हुए थे, उस पर निर्भर थे, आज की तारीख में वो घटकर 20% हो गया है। केरल में 20% तब था, आज की तारीख में वो 8.5% पे आ गया है। तमिलनाडु में 33% तब था, आज की तारीख में 16% आ गया है। यानी किसान आंदोलन को लेकर सरकार इसलिए बेरुखी के साथ सामने आती है, वो मानकर चलती है इसका असर देश में नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या वाकई किसान का महत्व देश के भीतर में अगर नहीं है, सरकार ये मान रही है, तो किसान के उस आंदोलन का मतलब क्या होगा जिस आंदोलन के जरिए वो सरकार से मांग कर रहा है कि आप 3 कानून वापस ले लीजिए, आप एमएसपी को कानून बना दीजिए। हमें लगता है कि यही शायद सबसे बड़ी किसान आंदोलन की भूल है। सरकार से मांग नहीं करनी है, बल्कि इस देश की उन परिस्थितियों को जोड़ना है किसान आंदोलन से जो इस देश की अर्थव्यवस्था को किसानी की दिशा में खुद ही ले जाए।
अगर आप पश्चिम बंगाल चले गए प्रचार करने के लिए, अब वहां पर मान लीजिए गाहे बगाहे स्थिति कुछ बिगड़ जाए और बीजेपी कॉम्पिटिटिवली बेटर कर दे या सत्ता में आ जाए, तब तो किसान आंदोलन महत्वहीन हो जाएगा। किसान अपने आप को उस राजनीति से जोड़ना चाह रहा है या राजनीति से गाहे बगाहे जुड़ जा रहा है जिस राजनीति ने इस देश का बंटाधार किया है। किसान आंदोलन की दिशा इस देश को नए तरीके से मथने की थी, जिसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी का ना सिर्फ महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाए बल्कि राजनीतिक सत्ता भी उस एग्रीकल्चर को महत्व दे, इतना महत्व दे कि दुनिया के तमाम देशों की तुलना में कहीं भारत एग्रीकल्चर को लेकर खड़ा तो हो सके कि उस किसान की आय कम से कम सम्मानजनक तो है। आज की तारीख में प्रति किसान आय भारत में जो है दुनिया के बाजार में वह भिखमंगे की तरह की स्थिति आ गई है। इतनी कम आय दुनिया के किसानों को आपको देखने को नहीं मिलेगी, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा अनाज पैदा करने की स्थिति में भारत का किसान है। तो इसका मतलब है क्या किसान अगर ज्यादा उत्पादन करता है तो वह खत्म हो जाएगा और सरकार इसी लाभ को उठा रही है। एक बात। दूसरी बात, किसानी को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मौजूदगी सरकार को हिम्मत दे देती है, किसानों को बिल्कुल ना मानो। सवाल सबसे बड़ा यही है कि जिस मार्केट इकोनॉमी को, जिस कैपिटलिज्म को, जिस कॉरपोरेट को, जिस इंडस्ट्रियलिस्ट को सरकार ने अपना औजार बना लिया है, दूसरी तरफ किसानी को छोड़ दिया है। किसान का अपना आंदोलन दरअसल उसके समानांतर में इस देश की सियासत को अपने अनुकूल करने की स्थिति में आ सकता है और इसके लिए आपको उस राजनीति और उस सत्ता से बचना है जो सत्ता और राजनीति बाजार की दिशा में ही ले जाएगी, क्योंकि उस राजनीति में आपको क्रिमिनल चाहिए, पूंजी चाहिए, कॉरपोरेट का पैसा चाहिए, बूथ मैनेजमेंट चाहिए, एवीएम मैनेजमेंट चाहिए, हर कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन को आपको अपने अनुकूल करना होगा। यह सारी चीजें देश में हर कोई जान गया है, बच्चा बच्चा जान गया है। तो किसान का आंदोलन क्या दिशाहीन तो नहीं हो गया है? और अगर दिशाहीन नहीं है और अगर उसे लगता है कि यह आंदोलन 1 साल चल जाए और यह सरकार को आने वाले वक्त में झुकना पड़ेगा, तो सरकार की आर्थिक जरूरतें बिल्कुल नहीं जुड़ी हुई है। एक बात। दूसरी बात, आंदोलन चलाने के दौरान जो आंदोलन एक सिर्फ मौजूदगी का एहसास करा रहा है कि किसानों की मौजूदगी है, वह मौजूदगी क्या लंगर पर टिकी है या सीमा पर मौजूद सरकार के नहीं डिस्टर्बेंस पर टिकी है, या फिर इस दोनों प्रोसेस से हटकर किसान आंदोलन अपनी पहचान बनाने के लिए निकल पड़ा है। ध्यान दीजिए, पहला स्टेप किसानों का बहुत शानदार था। राजनीति छोड़कर, एक तो दिल्ली में नहीं आए, बहुत अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात थी उन्होंने पंचायतों को जागृत करना शुरू किया, महापंचायतें शुरू हो गई। तीसरी स्थिति भी अच्छी थी कि पार्लियामेंट्रीज और एमएलए जो हैं सत्ता पक्ष के, उनको अपने इलाके में घुसने ना दिया जाए, यह भी। लेकिन चौथी स्थिति इसके आगे की स्टेज की थी जिसमें इस देश की राजनीतिक सत्ता को उस अर्थव्यवस्था से जोड़ना जो किसानों के देश को उसके अनुकूल मानने लगे। यह सोच नहीं आ पा रही है, यह सोच पैदा करनी होगी। और इसलिए शायद यह किसान आंदोलन को लेकर सरकार इसीलिए बेहिचक, मनमाफिक, बेखौफ जो मन चाहे कह रही है, जो मन चाहे करती है, नजरें मूंद लेती है, देख लेती है। इच्छा होती है तो सड़क खोद देती है, इच्छा होती है तो सड़क खोल देती है और आंदोलन को उसी दिशा में ले जाने की सोच को सरकार अपने हिसाब से बनाए हुए। दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन गांव-गांव में लोगों को जागृत तो कर रहा है, यह पहला स्टेज है, लेकिन इस जागृत करने की पूरी प्रक्रिया में अभी भी वह समानांतर या वैकल्पिक, वह राजनीतिक सत्ता के ठीक सामने चुनौती देती हुई व्यवस्था अभी भी खड़ी नहीं हुई है। यह खड़ा करना जरूरी है, मेहनत इसी की चाहिए। अगर इस देश की सत्ता को किसानों का अनाज नहीं चाहिए तो किसानों को अपने अनाज को लेकर भी इस देश की इकोनॉमी को अपने अनुकूल कैसे बनाना है, अब उन्हें यह सीखना होगा। संभव होगा तो अगले हिस्से में बताया जाएगा ये किस तरीके से चीजें चल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।